हेलो दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जैसा कि आपको पता है कि हम इन वीडियो में हिंदी और इंग्लिश की एनसीईआरटी में कंपैरिजन करते हैं और जो पॉइंट हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखे होते बट इंग्लिश की एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में वो इंग्लिश की एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी देता है। जो मैं पॉइंट बताऊं उसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में लिख देना, चाहे तो अलग पेन से, कोई रंगीन पेन से, या फिर आप लिखो तो उसके ऊपर ई एन लिख देना। क्या? ई एन, ताकि ई एन मतलब इंग्लिश एनसीईआरटी, ताकि आप वापस रिवीजन करो तो आपको ये ध्यान में रहे कि ये वाला पॉइंट इंग्लिश की एनसीईआरटी में दे रखा है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हिंदी की एनसीईआरटी में ये पहला पैराग्राफ है। इसी में आप देखो, इसमें लिखा हुआ है कि विभव और आयन के बारे में ऐसा दे रखा है, और इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो केमिकल पोटेंशियल लिखा हुआ है। केमिकल पोटेंशियल मतलब रासायनिक विभव, तो विभव के आगे आप यहाँ पर रासायनिक विभव भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर करेक्शन, आप डायग्राम जो दे रखा है 11.1, इसमें देखो इंग्लिश का भी यही। इसमें आप देखोगे तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है इसको इनर साइड। ठीक है, मतलब ये वाली आउटर साइड सेल की और ये वाली इनर साइड। हिंदी में जो आउटर साइड है इसको तो लिखा हुआ है कि कोशिका के बाहर वाला भाग है ये वाला, लेकिन जो इनर साइड है उसको नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कोशिका का अंदर का भाग या फिर इनर साइड ऑफ सेल। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर करेक्शन पर। 3rd नंबर में आप देखो, 3rd नंबर जो करेक्शन है ये पेज नंबर 178 पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में दे रखा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो पंप होते हैं उनके बारे में, कि ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये अपहिल ट्रांसपोर्ट इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिख रखा है बट हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ये देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो इसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में लिख लें। फिर आगे बात करते हैं अपन 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर पर आप आ जाए। इसमें हिंदी में पेज नंबर 179 और इंग्लिश के पेज नंबर 178 पर इसमें जो ये पानी के बारे में दे रखा है कि जल जो है, जल यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी पदार्थ जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो इसका लिखा हुआ है कि मोस्ट सब्सटेंस आर डिजोल्व्ड। इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो पदार्थ है वो पानी में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर सभी की जगह आप ज़्यादातर लिख दें कि ज़्यादातर पदार्थ जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, 5 नंबर करेक्शन हिंदी के इसी पेज में और इंग्लिश के अगले पेज में। इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है इसको कि जल विभव। जल विभव का कोई सिंबल नहीं दे रखा है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको जल विभव को साइन डब्ल्यू लिख रखा है, साइन डब्ल्यू। तो इसको आप यहाँ पर जो जल विभव है इसके ब्रैकेट में साइन डब्ल्यू लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरह अपन 6 नंबर में देखें तो नीचे लिखा हुआ है कि विलय विभव या फिर विलय अंतःशक्ति। इसका सिंबल जो है वो साइन डब्ल्यू दे रखा है, सॉरी साइन एस दे रखा है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है इसको साइन एस। तो आप हिंदी के एनसीईआरटी में जो ये विलय अंतःशक्ति है इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो साइन एस। इसके आगे जो दाब विभव या फिर दाब अंतःशक्ति दे रखा उसको साइन पी से रिप्रेजेंट किया हुआ। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको भी, इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है इसको साइन पी से, साइन पी। तो ये सिंबल आप यहाँ पर लिख दें। फिर आगे बात करते अपन 8 नंबर करेक्शन। 8 नंबर में देखो तो इसी वाले पैराग्राफ में दे रखा है, इसमें भी वही है सिंबल के बारे में, कि हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि जो दाब की इकाई होती है वो पास्कल होती है। पास्कल की जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको पी ए से अपन भी लिख सकते हैं, पी ए पास्कल को। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है बट हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट करके इसके पास्कल की यूनिट को पी ए से लिख सकते हो। फिर आगे बात करें 9 नंबर करेक्शन। 9 नंबर हिंदी की एनसीईआरटी पेज नंबर 180 और इंग्लिश के एनसीईआरटी में पेज नंबर 179 इसमें दे रखा है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि
जब विसरण के कारण पौधों की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वह कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है और कोशिका को स्फीत बना देता है, मतलब फूला देता है। इसके आगे लिखा हुआ है कि ये वाला जो है चित्र 11.2 में दे रखा है। यहाँ पर ये चित्र 11.2 नहीं, यहाँ पर आएगा सेक्शन 11.2.2 जो कि हिंदी में इंग्लिश में दे रखा है, सॉरी। यदि आप चित्र 11.2 देखें तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में दे रखा है। यहाँ पर ये देखो, ये रहा चित्र, इसमें कोई ऐसा जल प्रवेश करने के बारे में नहीं दे रखा है। तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि चित्र 11.2, इसकी जगह आप कर दें कि सेक्शन 11.2.2 वाला। फिर आगे हम बात करते हैं 10 नंबर करेक्शन। 10 नंबर आप नीचे देखो कि जो वाटर पोटेंशियल वाली इक्वेशन दे रखी है, इसमें हिंदी की एनसीईआरटी में ये मिस प्रिंट या करेक्शन कह सकते हो कि यहाँ पर साई एस लिखा हुआ है, साई एस इजिकल्स टू साई एस प्लस साई पी। तो ये जो साई एस है इसकी जगह आप साई डब्ल्यू लिख दे। इंग्लिश के एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर सकते हो कि साई डब्ल्यू इजिकल्स टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 11 नंबर करेक्शन। 11 नंबर करेक्शन इसी वाले पेज पर यहाँ पर देखो, परासरण वाले में लिखा हुआ है। परासरण में लिखा हुआ है कि पौधे की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी को आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर जो या लिखा हुआ है, या को काट कर आप तथा लिख दे, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको एंड लिखा हुआ है। ठीक है, या का मतलब ये हो गया कि या तो कोशिका झिल्ली होगी या कोशिका भित्ति। लेकिन जो अपने को पता है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होती है। ठीक है, अपन फिर बात करते हैं 12 नंबर करेक्शन। 12 नंबर करेक्शन ये मेरी गलती से हो गया, मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था, इसमें कोई करेक्शन जैसी बात नहीं। ठीक है, ये मेरी गलती से यहाँ पर हुआ था, सॉरी। फिर आगे बात करते हैं अपन 13 नंबर करेक्शन। 13 नंबर में आप देखो, हिंदी में आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि यह दाब पानी को विसरित होने से रोकता है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसके आगे एक और लाइन लिखी हुई है कि द ऑस्मेटिक प्रेशर एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं 14 नंबर करेक्शन पर। 14 नंबर में आप देखो, हिंदी के पेज नंबर 184 और इंग्लिश के पेज नंबर 183 पर। हिंदी में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलीय दाब प्रवणता और धनात्मक जलीय दाब प्रवणता और ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता। इसमें जो ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता है, इसका एग्जाम्पल तो इसमें दे रखा है कि पुलाव के द्वारा चूषण। और जो धनात्मक जलीय दाब प्रवणता है, इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इसमें जो नेगेटिव हाइड्रोलिक प्रेशर ग्रेडियंट, इसका तो इसमें भी दे रखा है कि सक्शन थ्रू ए स्ट्रो। और जो पॉजिटिव है इसका दे रखा है इसमें गार्डन हॉस वाला, जो कि हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये जो धनात्मक है इसके आगे एरो करके। फिर आगे बात करते हैं अपन 15 नंबर करेक्शन। 15 नंबर में आप देखो, हिंदी के इसी पेज और इंग्लिश के अगले पेज पर यहाँ पर मूल रोम के बारे में दे रखा है कि मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि थिन वॉल्ड सिलेंडर। इसके आगे जो लिखा हुआ है, ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये वाली लाइन है कि इसमें एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल, यहाँ तक ये जो है ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। 16 नंबर में आप देखो, यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अतः आसंजक एवं संसक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर पढ़ो कि हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर ड्यू टू एडिशन एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि जो सामूहिक प्रवाह जल का होता है, ये एडेसिव और कोहेसिव जो प्रॉपर्टी है वाटर, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप लिख सकते हो कि
आसंजन और संशक्तिशीलता ये दोनों किसकी, जल की प्रॉपर्टी होती है, उसी के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। फिर अपन बात करते हैं 17 नंबर करेक्शन। 17 नंबर में आप यहाँ पर देखें, हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर जो सिम्प्लास्ट के बारे में दे रखा है, सिम्प्लास्ट में लिखा हुआ है कि इस प्रकार परिवहन की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। ठीक है, इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोमेंट इज अगेन डाउन ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब जो ये गति है ये कम विभव की तरफ होती है। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो आप इस लाइन को हिंदी की एनसीईआरटी में लिख दें यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं 18 नंबर करेक्शन। 18 नंबर में आप देखो, सॉरी, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर कि जल की गति मूल परत से अंत कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो कि द मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस, मतलब जो रूट लेयर का एंडोडर्मिस वाला भाग होता है इसमें अल्टीमेटली मतलब ये सिम्प्लास्टिक हो जाती है, इसमें एपोप्लास्ट वाली गति नहीं हो सकती। हिंदी के एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है कि मूल परत से एंडोडर्मिस तक ये पूरी सिम्प्लास्टिक है। ये वाली लाइन इसमें गलत है, तो इसको आप यहाँ पर सही कर दें कि इसमें जो एंडोडर्मिस होता है उसमें अल्टीमेटली अपन कह सकते हैं कि ये सिम्प्लास्टिक ही है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 19 नंबर करेक्शन। 19 नंबर में आप देखो तो इसमें गटेशन के बारे में दे रखा है। गटेशन में मतलब हिंदी की एनसीईआरटी में दे रखा है कि गटेशन किस में होता है, घास के तिनकों की नोक में, बल्कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दे रखा है कि लीव्स ऑफ मैनी हर्बेसियस पार्ट्स, लीव्स ऑफ मैनी हर्बेसियस पार्ट्स। ये वाला एग्जांपल हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो इसको आप यहाँ पर लिख देना। ये जो पैराग्राफ है कि वातपोत्सर्जन खींचाव, इसमें भी एक लाइन दे रखी है कि प्राणियों की भांति पौधों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ हार्ट और ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट। इंग्लिश में जो ये लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ हार्ट, ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है। इसको मैंने पॉइंट नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 20 नंबर करेक्शन के बारे में। पेज नंबर 188 पर आप देखो, इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि जैसे ही वातपोत्सर्जन होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एज वाटर एवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा। ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में कि थ्रू द स्टोमेटा मतलब रंध्र के द्वारा, ये वाली पॉइंट हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रंध्र के द्वारा, जो जैसे वातपोत्सर्जन होता है किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं 21 नंबर करेक्शन। 21 नंबर आप इसमें डायग्राम पर आ जाएं। ये वाला जो डायग्राम है इसमें हिंदी की एनसीईआरटी और इंग्लिश की एनसीईआरटी में लेबलिंग पूरी ही अलग दे रखी है। जैसे आप हिंदी की एनसीईआरटी में देखो, हिंदी में तो पूरा इसमें गलत दे रखा है कि सब्सिडरी कोशिका, इसने जो ये गार्ड सेल होती है इसको यहाँ पर बता दिया कि ये सब्सिडरी, जबकि सब्सिडरी कौन सी, ये जो पास वाली होती है ये वाली होती है। और रक्षक द्वार कोशिका, इसने जो रंध्र होता है वहाँ पर एरो करके बता दिया कि ये वाली है, बल्कि ये नहीं जो मैंने रेड कलर से बताई है कि ये वाली जो ये गार्ड सेल है। इंग्लिश में इनके नाम देखो तो माइक्रोफाइब्रिल, जो हिंदी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ये जो लाइन है इसको माइक्रोफाइब्रिल का है। गार्ड सेल के बारे में दे रखा है। स्टोमेटल अपरेटस ये वाला दे रखा है। ये जो हिंदी और इंग्लिश में लेबलिंग पूरी ही अलग दे रखी है, तो इसको आप सही कर दें। फिर आप आ जाएं 22 नंबर करेक्शन। जो अगला डायग्राम दे रखा है, इस वाले डायग्राम में जो डायग्राम है 11.9 वाला जो चित्र है, इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में इन वाली सेल का नाम नहीं लिखा हुआ, जबकि इंग्लिश में एनसीईआरटी को इस सेल का नाम लिखा हुआ है कि पेलाइसेड वाला। ये वाला जो है ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, इसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में लिख दें। फिर 23 नंबर करेक्शन, इसी डायग्राम का जो नाम है वो हिंदी की एनसीईआरटी और इंग्लिश की एनसीईआरटी में पूरा ही अलग है। हिंदी में जो ये लाइन लिखी हुई है कि जल एवं आयन अवशोषण जड़ों में चालन के सिम्प्लास्टिक एवं एपोप्लास्टिक पथ हैं,
ये वाली यहाँ पर लाइन नहीं आनी चाहिए थी, दूसरे डायग्राम की लाइन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है। इंग्लिश में जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वेपर प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है कि ये ट्रांसपायरेशनल पुल कैसे जनरेट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश की ये वाली लाइन आप हिंदी में यहाँ पर लिखते हैं साइड में जाके वो वहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हिंदी की एनसीईआरटी में एक और मिस प्रिंट हुआ है। इसमें आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रत पौधे को जल की अत्यंत आवश्यकता होती। यहाँ पर इनको निरंतर लिखना था लेकिन मिस प्रिंट हो गया है, तो निरंतर कर दे आप यहाँ पर, ठीक है। फिर जो करेक्शन है वो आगे इसी वाले पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है इसमें दे रखा है कि वर्षा वनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी गई है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है कि साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सॉइल। इसका मतलब है कि रूट से पानी लीफ में गया, लीफ से एटमॉस्फेयर में एंड एटमॉस्फेयर से वापस सॉइल में आया। ये वाला जल चक्र है जो कि हिंदी के एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है कि पुनः मृदा में देखी गई, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में आप देखो, मृदा के अंदर खनिजों का आवेशित रूप में रहना है जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकती। इसमें ये आवेशित लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट में इंग्लिश के एनसीईआरटी में इन्होंने आयंस भी लिखा हुआ है जो कि हिंदी में नहीं लिखा, तो आप इसके ब्रैकेट में यहाँ पर आयंस भी लिख सकते हो। फिर बात करते हैं अपन 26 नंबर। 26 नंबर में आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। तो यहाँ से आप भित्ति को काट कर कोशिका झिल्ली लिख दे, ठीक है। किसको? कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकते क्योंकि ये आवेशित होते हैं। फिर आगे बात करते हैं 27 करेक्शन पर। 27 में आप देखो इस वाले पैराग्राफ में आयन की गति के बारे में दे रखा है कि कैसा होता है, एक्टिव होता है या फिर पैसिव होता है या बोथ टाइप में। इसी में इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये जो लाइन लिखी हुई है हिंदी में नहीं लिखा हुआ है कि आयन आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी जो कि यहाँ पर आनी थी, जो ये मैंने अंडरलाइन की रेड कलर से वहाँ पर, इसको आप यहाँ पर लिखते हैं। फिर अपन लास्ट करेक्शन के बारे में बात करते हैं 28 में आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि इस वाले पैराग्राफ में दे रखा है कि भाई नाइट्रोजन का जो मेनली भाग होता है वो ऑर्गेनिक रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इसी तरह फॉस्फोरस तथा सल्फर भी कार्बनिक यौगिकों के रूप में पहुंचाए जाते हैं। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल took place between xylem and phloem। एक मिनट, इंग्लिश में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी में इसको डायरेक्ट लिख रखा है कि भाई इसी तरह फॉस्फोरस और सल्फर भी कार्बनिक यौगिकों के रूप में स्थानांतरित किए जाते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कुछ मात्रा में या फिर स्मॉल अमाउंट फॉस्फोरस और सल्फर भी कार्बनिक पदार्थों के रूप में स्थानांतरित या ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसमें जो अपना चैप्टर 11 था उसमें यहाँ तक करेक्शन कंप्लीट हुए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी जो प्रॉब्लम आ रही है उनमें मदद मिले। थैंक यू।